वेलकम टू लॉयर अकेडमी इंडिया। और हम लोग देख रहे हैं अपना बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट का पार्ट 2। इससे पहले एक पार्ट देख चुके हैं और आप लोग आईबीपीएस एसओ की तैयारी कर रहे हो तो उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये, तो मिस मत करना, पूरी वीडियो देखना। ओके, और सारे गिने चुने क्वेश्चंस हैं जो कि आपके एग्जाम्स में आ सकते हैं। बाकी 25 में से आपके कितने सही हैं ये बात आप मेरे को कॉमेंट में बताओगे। ओके, तो चलो शुरू करते हैं अपना लेक्चर। अंडर सेक्शन 24 of the Banking Regulation Act, every banking company is required to maintain a percentage of its demand and time liabilities in cash, gold, or unencumbered approved securities. This requirement is commonly known as the बैंकिंग विनिमय अधिनियम की धारा 24 के अंतर्गत प्रत्येक बैंकिंग कंपनी को अपनी मांग और मियादी देयताओं का 1% नकद, सोना या भारमुक्त अनुमोदित प्रतिभूतियों में रखना आवश्यक है। इस आवश्यकता को सामान्यतः क्या कहा जाता है? मिनिमम सपोर्ट प्राइस, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, या फिर स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो एसएलआर। सिंपल सा क्वेश्चन है बट एग्जाम में आता है, तो इसका आंसर दो आप लोग। ओके, तो आंसर देखते हैं इसका। इसे बोलते हैं हम एसएलआर, ठीक है। और आपको एक बात बतानी है कमेंट में कि एसएलआर का जो रेट है अभी कितना है, ठीक है। एसएलआर हमारा अभी कितना है अकॉर्डिंग टू आरबीआई। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अंडर सेक्शन 25 of the BRA Banking Regulation Act, every banking company is required to ensure that its assets in India are not less than a specified percentage of its। बैंकिंग विनियमन अधिनियम की धारा 25 के अंतर्गत प्रत्येक बैंकिंग कंपनी को यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि उसकी भारत में आस्तियां उसकी किस चीज के एक निर्दिष्ट प्रतिशत से कम ना हो। डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज इन इंडिया, या फिर फॉरेन एम्प्लॉय सैलरी, या ऑफिस फर्नीचर वैल्यू, या फिर एडवर्टाइजिंग बजट। 5 सेकंड्स आपके पास आंसर करने के, आंसर दीजिए आप लोग। ओके, तो आंसर देखते हैं हम इसका। ये है हमारा डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर सेक्शन 26 ऑफ द बीआरए, बैंकिंग कंपनीज आर रिक्वायर्ड to submit to the RBI a return of all accounts in India which have not been operated upon for a period of। बैंकिंग विनियमन अधिनियम की धारा 26 के अंतर्गत बैंकिंग कंपनियों को आरबीआई को उन सभी खातों का विवरण देना आवश्यक है जो भारत में कितने समय में संचालित नहीं हुए हों। 100 years, 10 years, देयर इज नो सच रिक्वायरमेंट, या फिर 1 day। 5 सेकंड से आपके पास आंसर दीजिए। और सिंपल सा क्वेश्चन है बट ये एग्जाम में आ सकता है, क्रूशियल क्वेश्चन है, तो इसको मार्क कर लीजिएगा, ठीक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, तो आंसर है इसका 10 years। बाकी एक अनाउंसमेंट ये है मेरी, अगर आप लोगों को नोट्स चाहिए, मॉक टेस्ट वगैरह चाहिए, तो जस्ट 399 में आपको नोट्स रिवीजन के लिए सारे सब्जेक्ट्स के और मॉक टेस्ट और एमसीक्यूज मिल जाएंगे। मॉक टेस्ट फुल मिलेंगे, 20 मॉक टेस्ट मिलेंगे उसमें। ये सारी चीजें आपको मिल जाएंगी, बस इस नंबर पर आप कांटेक्ट कर लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, under section 27 of the Banking Regulation Act, every banking company is required to submit to the RBI a return in the prescribed form and manner showing its assets and liabilities। बैंकिंग विनियमन अधिनियम की धारा 27 के अंतर्गत प्रत्येक बैंकिंग कंपनी को आरबीआई को निर्धारित प्रारूप और तरीके से अपनी आस्तियां और देयताएं दर्शाते हुए देना आवश्यक है। कितनी बार? ओनली वंस एट इनकॉर्पोरेशन, या नेवर, या ओनली वंस एवरी 50 ईयर, या फिर मंथली। सिंपल सा क्वेश्चन है बट आंसर दीजिए आप लोग। ओके, तो आई होप सबको आंसर पता होगा। इनको रिटर्न देना पड़ता है मंथली। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अंडर सेक्शन 29 ऑफ द बीआरए, every banking company is required at the end of each accounting year to prepare a balance sheet and profit and loss account as on the last working day of the year in the form set out in the। बैंकिंग विनियमन अधिनियम की धारा 29 के अंतर्गत प्रत्येक बैंकिंग कंपनी को प्रत्येक लेखा वर्ष के अंत में वर्ष के अंतिम कार्य दिवस के अनुसार तुलन पत्र और लाभ हानि खाता तैयार करना आवश्यक है। किसमें दिए गए प्रारूपों में? रैंडम नोटबुक, ओरल स्टेटमेंट ओनली, या फिर थर्ड शेड्यूल टू द एक्ट, या फिर न्यूज़पेपर एडवर्टाइजमेंट। 5 सेकंड से आपके पास आंसर दीजिए। ओके, आई होप सबको पता होगा। चलिए आंसर देखते हैं। तो हमारा थर्ड शेड्यूल टू द एक्ट में ये दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर सेक्शन 30 of the Banking Regulation Act, the balance sheet and accounts of a banking company
आर रिक्वायर्ड टू बी ऑडिटेड बाय अ पर्सन ड्यूली क्वालिफाइड अंडर लॉ टू एक्ट एज। तो अब बैंकिंग विनियमन अधिनियम की धारा 30 के अंतर्गत बैंकिंग कंपनी के तुलन पत्र और खातों का लेखा परीक्षण विधि के अंतर्गत विधिवत योग्य व्यक्ति द्वारा किया जाना आवश्यक है, जो किस रूप में कार्य कर सके। ऑडिटर ऑफ कंपनीज, ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर, स्कूल टीचर या फिर पोस्टल वर्कर। सिंपल सा क्वेश्चन है, ऑडिटर ऑफ कंपनी ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अंडर 30 ऑफ द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट द आरबीआई में इन द पब्लिक इंटरेस्ट और इन द इंटरेस्ट ऑफ द बैंकिंग कंपनी और इट्स डिपॉजिटर्स ऑर्डर। बैंकिंग विनियमन अधिनियम की धारा 30A के अंतर्गत आरबीआई सार्वजनिक हित में या बैंकिंग कंपनी या उसके जमाकर्ताओं के हित में क्या आदेश दे सकती है। तो अ स्पेशल ऑडिट ऑफ द बैंकिंग कंपनीज अकाउंट्स, या फिर कैंसिलेशन ऑफ ऑल कस्टमर अकाउंट्स, या फिर ट्रांसफर ऑफ द बैंक ऑफ अ फॉरेन कंट्री, या फिर इमीडिएट क्लोजर ऑफ ऑल बैंक ब्रांचेस वर्ल्ड वाइड। सिंपल सा क्वेश्चन, आंसर दीजिए आप लोग। ओके, तो आंसर देखते हैं इसका। तो आरबीआई जो है स्पेशल ऑडिट ऑफ बैंकिंग कंपनीज अकाउंट्स ये ऑर्डर दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अंडर सेक्शन 35 ऑफ द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट द आरबीआई हैज द पावर टू कॉज एन इंस्पेक्शन टू बी मेड ऑफ अ बैंकिंग कंपनी एंड इट्स बुक्स एंड अकाउंट्स। बैंकिंग विनियमन अधिनियम की धारा 35 के अंतर्गत आरबीआई को बैंकिंग कंपनी और उसकी पुस्तकों तथा खातों का निरीक्षण करने की शक्ति किस बात के संदर्भ में है। एट एनी टाइम एंड ऑल्सो पीरियडिकली एज डायरेक्टेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, या फिर नेवर, या ओनली वंस एवरी 100 ईयर, या फिर ओनली विद द बैंक्स प्रायर रिटन कंसेंट। सिंपल सा क्वेश्चन है, आंसर दीजिए। बट यही क्वेश्चन अधिकतर पूछे जाते हैं एग्जाम्स में, तो यही लाए हैं, बाकी कुछ हार्ड क्वेश्चंस भी हैं। ओके, तो आंसर है इसका एट एनी टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अंडर सेक्शन 35A of the Banking Regulation Act, the RBI may give directions to banking companies generally or to any banking company in particular if satisfied that it is necessary to do so in public interest or to prevent the affairs of the banking company being conducted in a manner तो unrelated to banking altogether, या फिर purely for entertainment purpose, या beneficial to depositors in every conceivable way, या फिर detrimental to the interest of the depositors। सिंपल है, 5 सेकंड्स में आंसर दीजिए। और बिहार एक्ट आपके पास नहीं है तो आप पीडीएफ निकाल लीजिए, एक बार बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट पढ़ लीजिएगा, क्योंकि आईबीपीएस एसओ में बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट से अच्छे खासे क्वेश्चन आते हैं। ओके, और इसका आंसर हमारा डेट्रीमेंटल टू द इंटरेस्ट ऑफ द डिपॉजिटर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर सेक्शन 36AA ऑफ द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट द आरबीआई में रिमूव from office in the public interest any chairman, director, chief executive officer or other officer or employee of a banking company after giving the person a reasonable opportunity of। बैंकिंग विनियमन धारा बैंकिंग विनियमन अधिनियम की धारा 36AA के अंतर्गत आरबीआई सार्वजनिक हित में किसी बैंकिंग कंपनी के अध्यक्ष, निदेशक, मुख्य कार्यकारी अधिकारी या अन्य अधिकारी या कर्मचारी को पद से हटा सकती है, परंतु इस व्यक्ति को किस बात का उचित अवसर दिए जाने के बाद, प्रमोशन का, फ्री वैकेशन का, बीइंग हर्ड, या फिर पे राइज। सिंपल सा क्वेश्चन है, नेचुरल लॉ का सिद्धांत क्या कहता है। अगर आपको पता है तो आपका इसका आंसर पता होगा। नेचुरल लॉ का सिद्धांत क्या कहता है, तो वो कहता है कि दूसरे व्यक्ति को सुनवाई का अवसर मिलना चाहिए। ठीक है, तो इसका भी यही आंसर है, बीइंग हर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अंडर सेक्शन 36AB ऑफ द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट द आरबीआई हैज द पावर टू अपॉइंट फॉर अ स्पेसिफाइड पीरियड वन और मोर पर्सन्स टू होल्ड ऑफिस एज। बैंकिंग विनियमन अधिनियम की धारा 36A के अंतर्गत आरबीआई को एक निर्दिष्ट अवधि के लिए एक या अधिक व्यक्तियों को पद पर नियुक्त करने की शक्ति है। तो कैसे है, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, या फिर गवर्नर ऑफ स्टेट, या प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, या फिर एडिशनल डायरेक्टर्स ऑफ बैंकिंग कंपनीज, किसे आरबीआई अपॉइंट कर सकते हैं। सिंपल क्वेश्चन है, बट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, डरने की कोई बात नहीं है, आपका बिल्कुल निकल जाएगा, आप क्वेश्चंस अच्छे से करोगे तो। ठीक है, तो इसका आंसर हमारा डायरेक्टर्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अंडर सेक्शन 36A ऑफ द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट द आरबीआई विद प्रायर कंसल्टेशन विद द सेंट्रल गवर्नमेंट में सुपरसीड द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ अ बैंकिंग कंपनी फॉर अ टोटल पीरियड नॉट एक्सीडिंग। बैंकिंग विनियमन अधिनियम की धारा 36A के अंतर्गत
आरबीआई केंद्र सरकार के पूर्व परामर्श से किसी बैंकिंग कंपनी के निदेशक मंडल को अधिकतम कितनी बार या कुल कितनी अवधि के लिए अधिकृत कर सकती है? 1 डे, 12 मंथ, देयर इज नो मैक्सिमम लिमिट या फिर 100 ईयर्स। सिंपल है, 5 सेकंड्स में आंसर दो। ओके, तो आंसर है हमारा इसका 12 मंथ्स के लिए होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अंडर सेक्शन 45 of the Banking Regulation Act, the RBI may apply to the central government for an order of moratorium in respect of a banking company during which the company's obligations are generally। बैंकिंग अधिनियम की धारा 45 के अंतर्गत आरबीआई किसी बैंकिंग कंपनी के संबंध में स्थगन आदेश हेतु केंद्र सरकार से आवेदन कर सकती है, जिसके दौरान कंपनी के दायित्व सामान्यतः कैसे होते हैं? कंप्लीटली इरेज परमानेंटली, या फिर डबल डबल हो जाते हैं, या ट्रांसफर टू अ फॉरेन एंटिटी ऑटोमेटिकली, या फिर सस्पेंडेड और रिस्ट्रिक्टेड टेम्पररीली। ठीक है, अगर मोरेटोरियम आपका मतलब नहीं पता है मोरेटोरियम का क्या होता है, तो सिंपली बता देता हूँ। मोरेटोरियम का मतलब होता है जो भी कंपनी होती है उसके जो काम होते हैं, मान लो कि बैंकिंग कंपनी है, मोरेटोरियम अगर अलाउ हो जाता है तो बैंकिंग कंपनी ना ही डिपॉजिट ले सकती है, ना ही विड्रॉल होगा उससे। ठीक है, ना ही उस पर केस डाला जा सकता है, उस पर केस नहीं किया जा सकता, ना ही वो किसी पर केस कर सकती है। मतलब एक तरीका स्टे हो जाता है इस चीज में। ठीक है, तो इसे मोरेटोरियम कह सकते हैं। और इसका आंसर तो हमारा सस्पेंडेड और रेस्ट्रिक्टेड टेम्परली इसका आंसर हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर सेक्शन 45 ऑफ द BRA, the RBI may prepare a scheme for the reconstruction of a banking company or its amalgamation with another banking institution in the interest of। बैंकिंग विनियमन अधिनियम की धारा 45 के अंतर्गत आरबीआई किसी बैंकिंग कंपनी के पुनर्निर्माण या किसी अन्य बैंकिंग संस्था के साथ उसके सम्मेलन की योजना किसके हित में तैयार कर सकती है? नो वन, इट मस्ट बी ऑलवेज बी लिक्विडेटेड, या फिर ओनली द बैंक्स कंपिटिटर्स, या फिर डिपॉजिटर्स और बैंकिंग सिस्टम एज अ होल, या फिर ओनली फॉरेन शेयर होल्डर्स। सिंपल है, आंसर दीजिए 5 सेकंड्स में आप लोग। ओके, तो आंसर है हमारा डिपॉजिटर्स और बैंकिंग सिस्टम एज अ होल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अंडर चैप्टर 3 of the Banking Regulation Act, provisions relating to the suspension of business and winding up of banking companies are primarily aimed at। बैंकिंग विनियमन अधिनियम के अध्याय 3 के अंतर्गत बैंकिंग कंपनियों के व्यवसाय के निलंबन और समापन से संबंधित प्रावधान मुख्यतः किस उद्देश्य से हैं? तो इमीडिएटली शटिंग डाउन ऑल हेल्दी बैंक्स, या फिर ट्रांसफरिंग ऑल इंडियन बैंक्स टू फॉरेन ओनरशिप, या ऑर्डरली एंड स्पीडी रिजोल्यूशन ऑफ फेलिंग बैंक्स टू प्रोटेक्ट डिपॉजिटर्स, या फिर फर्निशिंग कस्टमर्स फॉर ओपनिंग अकाउंट्स। सिंपल सा क्वेश्चन है, सबको पता होगा। ओके, तो चलिए आंसर देखते हैं इसका। बिल्कुल, ऑर्डरली एंड स्पीडी रेजोल्यूशन ऑफ फेलिंग बैंक्स टू प्रोटेक्ट डिपॉजिटर्स। ठीक है, डिपॉजिटर्स का इंटरेस्ट सबसे ऊपर रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अंडर चैप्टर 3A ऑफ द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, स्पेशल प्रोविजंस आर प्रोवाइडेड फॉर द स्पीडी डिस्पोजल ऑफ। बैंकिंग विनियमन अधिनियम के अध्याय 3A के अंतर्गत किसके त्वरित निपटान हेतु विशेष प्रावधान दिए गए? पासपोर्ट रिन्यूअल रिक्वेस्ट, या फिर बाइंडिंग ऑफ प्रोसीडिंग्स ऑफ बैंकिंग कंपनीज, या मैरिज रजिस्ट्रेशन, या फिर ट्रैफिक वायलेशंस केस। सिंपल सा क्वेश्चन है, बाइंडिंग ऑफ प्रोसीडिंग्स ऑफ बैंकिंग कंपनीज। अंडर सेक्शन 45Y of the Banking Regulation Act, the central government is empowered to make rules for the preservation of records relating to instruments that have been। बैंकिंग विनियमन की अधिनियम की धारा 45Y के अंतर्गत केंद्र सरकार को उन लिखितों से संबंधित अभिलेखों के संरक्षण हेतु नियम बनाने का अधिकार है जो क्या हो चुके हो? पब्लिकली बर्न हो चुके हो, गिवन अवे एज गिफ्ट हो चुके हैं, या फिर पेड बाय बैंकिंग कंपनी, या फिर लॉस्ट फॉरएवर विद नो रिकॉर्ड। आंसर दीजिए इसका 5 सेकंड्स में आप लोग। ओके, तो आंसर देखते हैं हम इसका क्या है। बिल्कुल, पेड बाय बैंकिंग कंपनी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अंडर सेक्शन 45ZA of the Banking Regulation Act, a depositor may nominate a person to whom, in the event of the depositor's death, the amount of deposit may be। बैंकिंग विनिमय अधिनियम धारा 45ZA के अंतर्गत जमाकर्ता किसी व्यक्ति को नामांकित कर सकता है जिसे जमाकर्ता की मृत्यु की स्थिति में राशि की जा सके। डोनेटेड टू अ रैंडम स्ट्रेंजर, या फिर रिटर्न और पेड, या फिर कॉन्फिस्केटेड बाय
द गवर्नमेंट ऑटोमेटिकली या फिर डिस्ट्रॉयड परमानेंटली। आंसर दीजिए इसका 5 सेकंड में। और एक चीज, आप लोग टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर जुड़ सकते हैं, ठीक है। तो और डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, बाकी कोर्स वगैरह अगर कोर्स नहीं, नोट्स वगैरह चाहिए हो तो उसका भी डिस्क्रिप्शन में मैंने डिटेल्स दे रखी है, ठीक है। और ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिलेगी प्रैक्टिस के लिए। ओके, इसका आंसर देखते हैं। ये है हमारा रिटर्न और पेड। अंडर सेक्शन 36 AD of the Banking Regulation Act, whoever obstructs any person from lawfully entering or inspecting a banking company's premises or willfully makes a false statement is guilty of an offense punishable with। बैंकिंग विधिनियम अधिनियम की धारा 36 AD के अंतर्गत जो कोई भी किसी व्यक्ति को बैंकिंग कंपनी के परिसर में वैध रूप से प्रवेश करने या निरीक्षण से रोकता है या जानबूझकर झूठा बयान देता है, वह किससे दंडनीय अपराध का दोषी है। इम्प्रिजनमेंट एंड फाइन एज प्रिस्क्राइब्ड, या फ्री वाउचर, ओनली अ वर्बल रिप्रीमाइंड, या फिर नो पनिशमेंट व्हाटसोएवर। सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको पता पनिशमेंट तो मिलेगी ही मिलेगी, और ये हमारी इम्प्रिजनमेंट या फिर फाइन या फिर दोनों। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा अंडर दी बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट द ओवरऑल स्कीम ऑफ प्रोविजंस रिलेटिंग टू बैंक्स, आरबीआई पावर ऑफ इंस्पेक्शन, डायरेक्शन एंड सप्रेशन कलेक्टिवली सर्व द फंक्शन ऑफ। बैंकिंग विनियमन अधिनियम के अंतर्गत आरबीआई की निरीक्षण, निर्देश और अधिक्रमण संबंधी शक्ति की समग्र योजना सामूहिक रूप से किस कार्य को पूरा करती है। तो रिमूविंग द नीड फॉर एनी बैंक ऑडिट एवर, या फिर ट्रांसफरिंग आरबीआई पावर एंटायरली टू प्राइवेट कंपनीज, या फिर कंप्लीट प्राइवेटाइजेशन ऑफ ऑल बैंक्स इमीडिएटली, या फिर प्रूडेंशियल सुपरविजन एंड रेगुलेशन ऑफ द बैंकिंग सेक्टर। सिंपल है, 5 सेकंड्स में आंसर दीजिए आप लोग इसका। ओके, तो आई होप सबको पता होगा आंसर इसका। ये है हमारा प्रूडेंशियल सुपरविजन एंड रेगुलेशन ऑफ द बैंकिंग सेक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा अंडर द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट प्रोविजंस सच एज सेक्शन 35AA एंड 35AB empower the central government and RBI respectively to issue directions to banking companies in relation to the initiation of proceedings for resolution of stretched assets aligning with the framework of the बैंकिंग विनियमन अधिनियम के अंतर्गत धारा 35AA और 35AB जैसे प्रावधान क्रमशः केंद्र सरकार और आरबीआई को तनावग्रस्त आस्तियों के समाधान हेतु कार्रवाई शुरू करने के संबंध में बैंकिंग कंपनियों को निर्देश जारी करने का अधिकार देते हैं। यह किस ढांचे के साथ संरेखित है। मोटर व्हीकल एक्ट, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड, आरटीआई एक्ट, या फिर इंडियन पीनल कोड। आंसर दीजिए इसका 5 सेकंड्स में आप लोग। ओके, तो आंसर देखते हैं हम इसका क्या है। ये है इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बैंकिंग अंडर द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट द टर्म शेड्यूल्ड बैंक रेफर्स टू अ बैंक इंक्लूडेड इन द सेकंड शेड्यूल टू द बैंकिंग अधिनियम विनियमन अधिनियम के अंतर्गत शेड्यूल्ड बैंक शब्द किसकी दूसरी अनुसूची में शामिल बैंकों को दर्शाता है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, मोटर व्हीकल एक्ट, आरबीआई एक्ट में, या फिर इंडियन पीनल कोड। अगर आपने आरबीआई एक्ट नहीं पढ़ा है तो आरबीआई एक्ट बिल्कुल पढ़ना, उसके कई सारे सेक्शन है वो पढ़ना, और शेड्यूल 2 बिल्कुल पढ़ना। ओके, और इसका आंसर है हमारा शेड्यूल 2, ठीक है, क्योंकि इससे क्वेश्चन आ जाता है। आरबीआई एक्ट से मोस्टली क्वेश्चन आते हैं अधिकतर, जैसे बीआर एक्ट से सेम वैसा ही आरबीआई एक्ट भी है, और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने इसमें डाला है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा अंडर सेक्शन 45Z(C) ऑफ द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट where articles are left by a person with a banking company for safe custody, provisions are made to allow the bank on the person's death to deal with those articles in favor of। बैंकिंग विनियमन अधिनियम की धारा 45Z(C) के अंतर्गत जब कोई व्यक्ति सुरक्षित अभिरक्षा हेतु बैंकिंग कंपनी के पास वस्तु छोड़ता है तो व्यक्ति की मृत्यु पर बैंक को उन वस्तुओं को किसके पक्ष में देने हेतु प्रावधान किए गए। तो पर्सन नेम्ड बाय द डिपॉजिटर फॉर द पर्पस, या फिर बैंक स्टाफ के लिए, या नो आर्टिकल्स, नो किसी के लिए नहीं, आर्टिकल्स मस्ट बी डिस्ट्रॉयड, या फिर अ रैंडमली चूजन स्ट्रेंजर। सिंपल सा क्वेश्चन है, आप बैंक में जाते होंगे तो बैंक वाले क्या कहते हैं, आप फॉर्म भरते हो तो कहते हैं कि आप नॉमिनी भर दो, ठीक है, नॉमिनी भर दो। तो नॉमिनी कौन होता है, नॉमिनी होता है अगर आप मान लो कि आप नहीं होते हो है, या फिर आपके ना होने पर तो आपके जो पैसा है या वस्तु है वो किसके हाथ में जाएगी, वो नॉमिनी के हाथ में जाती है। आप हो सकता है बीवी का नाम डालते हो या पिता का नाम डालते हो, जिसका भी डालते हो, बच्चे का डालते हो,
तो वही व्यक्ति जो है उसको लेने का अधिकार होता है। तो इसका आंसर हमारा ए है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अंडर द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट टेकन टुगेदर विद द आरबीआई एक्ट द ओवरऑल रेगुलेटरी आर्किटेक्चर फॉर इंडियन बैंक्स reflects a dual approach in corporation and general company matters under the Companies Act and banking specific prudential regulation under the बैंकिंग विनियमन अधिनियम को आरबीआई अधिनियम के साथ मिलाकर देखा जाए तो भारतीय बैंकों के लिए समग्र नियामक ढांचा एक द्वैत दृष्टिकोण दर्शाता है। निगमन और सामान्य कंपनी मामले कंपनी अधिनियम के तहत और बैंकिंग विशिष्ट विवेकपूर्ण विनियमन के तहत बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, इंडियन स्टाम्प एक्ट, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट या फिर रजिस्ट्रेशन एक्ट। आंसर दीजिए आप लोग 5 सेकंड्स में इसका। ओके, आई होप सबको पता होगा आंसर। इसका आंसर हमारा बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ये लास्ट क्वेश्चन है, अंडर द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट कोऑपरेटिव बैंक्स आर सब्जेक्ट टू सर्टेन मॉडिफिकेशंस आल्सो ब्राउट within the regulatory framework of the act, reflecting the principle that entities accepting public deposits for lending require बैंकिंग विनियमन अधिनियम के अंतर्गत सहकारी बैंकों को भी कुछ संशोधन के अधीन अधिनियम के नियामक ढांचे के भीतर लाया गया है, जो इस सिद्धांत को दर्शाता है कि उधार देने हेतु सार्वजनिक जमा स्वीकार करने वाली संस्थाओं को क्या आवश्यक है, कंप्लीट एग्जम्पशन फ्रॉम ऑल बैंकिंग लॉज या फिर प्रूडेंशियल रेगुलेशन रिगार्डलेस ऑफ देयर ऑर्गेनाइजेशनल फॉर्म या नो रेगुलेशन या फिर रेगुलेशन ओनली बाय लोकल पंचायत। सिंपल सा क्वेश्चन, आंसर दीजिए आप लोग इसका। ओके, तो आंसर देखते हैं इसका क्या है। ये है हमारा बी। ओके, प्रूडेंशियल रेगुलेशन रेगुलेटलेस ऑफ। एक क्वेश्चन आपको मेरे को क्वेश्चन पूछता हूँ, उसका आंसर देना। जो अर्बन जो सॉरी कोऑपरेटिव बैंक्स का जो चैप्टर है वो कौन सा चैप्टर है? ठीक है, चैप्टर ऑफ अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स। ठीक है, और 25 में से आपके कितने आंसर आए हैं, ठीक ये बताना मेरे को। और एक चीज और, अगर आप लोग तैयारी कर रहे हो आईपीएस एसओ की, तो आपको कुछ भी नहीं करना है, जस्ट 399 में आपको क्या क्या मिलने वाला है ये बता देता हूँ। नोट्स मिलेंगे सब्जेक्ट वाइज, ठीक है, सारे सब्जेक्ट के एमसीक्यूज मिलेंगे सब्जेक्ट वाइज, 20 मॉक टेस्ट मिलेंगे आपको आईपीएस एसओ के लिए। ठीक है, इसी के साथ आपको जुडिशरी के लिए भी 20 मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, नोट्स मिल जाएंगे एमसीक्यूज सेम उसी में, उसी बंडल में। ओके, आपको क्या करना है, स्कैन करके पेमेंट करना है या फिर इस नंबर पे पेमेंट कर देना है। अगर पेमेंट के से पहले कोई जानकारी चाहिए तो आप इसी नंबर पे पूछ सकते हो। ठीक है, बाकी स्क्रीनशॉट भेज देना इस नंबर पे ही, और 1 से 2 घंटे में आपको मटेरियल मिल जाएगा। ओके, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।